जब लास्ट टाइम हम लोग ऑसिलेशन पे गए, ऑसिलेशन की कहाँ तक की बात की थी, जरा मुझे आपने की समझ अच्छा, हम लोग डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल कर रहे थे क्या? अच्छा भैया देखो सारे आपके पास, लास्ट टाइम तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसके बाद आगे की बात करेंगे हुक्स लॉ। अच्छा, हुक्स लॉ के अंदर दो से तीन चीजों के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात करनी है। हमने एक स्प्रिंग मास सिस्टम कंसीडर किया था। ये स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर ये जो मास है, ये आपके पास अभी फिलहाल अपनी रेस्ट पोजीशन पे, एक्चुअल पोजीशन पे, तो मैंने इसको मीन पोजीशन का नाम दिया। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को पकड़ के, इस मास को पकड़ के आगे की जाने डिस्प्लेस करवाया। मैंने इसको डिस्प्लेस करवाया फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, तो मुझे बताओ, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, तो ये डिस्प्लेस होता हुआ अपनी एक्चुअल हालत से आपके पास एक एक्सट्रीम पोजीशन तक आ गया। अब ये मेरी अप्लाइड फोर्स। अच्छा, अब जरा सुनो, शर्त ये कि आपने क्या करना है, आपने इस स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए फोर्स लगानी। ठीक है, शर्त ये है कि आपने इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए फोर्स लगानी है। इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए फोर्स का क्या मतलब है, मुझे बताओ। आप सब लोग जानते हैं कि अगर मैं स्प्रिंग की इसकी औकात से ज्यादा फोर्स लगाऊं तो ये बेचारा खींच के सीधा ही हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो आपने इसकी लिमिट के अंदर अंदर रहते हुए फोर्स लगा दी। इलास्टिक लिमिट, मुझे बताओ, पहले यहाँ सुनो, मुझे बताओ इलास्टिक लिमिट, ये वाली बात जरा सुनना सर। इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए फोर्स लगाऊंगा, वो खींच के वापस आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी। मुझे बताओ, डिफॉर्म होने का मतलब शेप चेंज होता। ठीक है, मुझे बताओ, हम लोग फोर्स के बारे में बात करते हैं तो फोर्स टोटल तीन चीजें करवा सकती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन।
ठीक है, मुझे बताओ आइंस्टाइन के मुताबिक, आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें चेंज जाती है। ठीक है, आप लोग न्यूटन के मुताबिक जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें फोर्स लगाने पे तीन चीजें हो सकती है। मुझे बताओ सबसे बेसिक बात, फोर्स लगाने पे स्टेट चेंज होती है। सबसे बेसिक बात, फोर्स लगाने पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और तीसरी बात हम लोग जो पढ़ते हैं वो ये कि फोर्स लगाने पे डिफॉर्मेशन। मुझे बताओ खाली कहना है फोर्स लगाऊंगा डिफॉर्म हो जाएगा। फोर्स लगाने पे तीन चीजें हो सकती है। मुझे बताओ इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स लगाऊंगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? स्प्रिंग को खींचूंगा, खींच के वापस आएगा, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट से बाहर फोर्स लगाने लग गया, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाने लग गया, तो दैट इज कॉल्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन। आपने हुक्स लॉ की लिमिट ये होती है कि आपने परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं करवानी। मुझे बताओ परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? स्प्रिंग को उतनी ज्यादा फोर्स अगर बेचारा खींच के सीधा ही हो गया, वापस ही नहीं आया, दिस इज कॉल्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर आप याद सुनना, अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा मुझे बताओ? खींचोगे वापस आएगा। तो जब वापस आ रहा है इसका मतलब वो कौन सी डिफॉर्मेशन है आपके पास? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? खींचोगे वापस आएगा, खींचोगे वापस आएगा। और अगर आपने इतनी ज्यादा फोर्स लगाई तो बेचारे खींच के ही सीधा हो गया, वो कौन सी पर आपके पास होगी? परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट का मतलब क्या है? मतलब परमानेंट का मतलब क्या होगा? वो आपके पास वापस ही नहीं आएगा, खींच के सीधा ही हो जाएगा। तो मुझे बताओ इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए फोर्स लगाओगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी। और यही चीज के बारे में कौन बात कर रहा होता है? मुझे बताओ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में आपको ये नहीं करना है, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं करना। मुझे बताओ पहले इसकी लिमिटेशन समझ में आ गई कि मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, अच्छा अब अगर अगली बात जरा सुन। मुझे बताओ आपने इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स लगा दी है, तो मुझे बताओ आपने उसको खींचा, मुझे बताओ आपने फोर्स लगाई, ये कौन सी फोर्स है बेटा? मुझे बताओ अप्लाइड फोर्स। ये जो एफ है आपकी, ये आपकी अप्लाइड फोर्स है। अच्छा अब मुझे ये बताओ अप्लाइड फोर्स ने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया फ्रॉम मीन पोजीशन टू कहां? मुझे बताओ एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम। अब जरा अगली बात जरा सुनो। मुझे बताओ आपने इसको खींचा 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 यहां तक खींचा, और जैसे ही छोड़ा तो क्या हुआ? मुझे बताओ वापस आया, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स लगाइए वापस आएगा। मुझे बताओ जब वापस आएगा एक्सट्रीम से वापस अपनी औकात की तरफ, तो अब मुझे बताओ एक्सट्रीम से वापस आया तो मुझे बताओ कौन सी फोर्स की वजह से आया? मुझे बताओ रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आया किसकी तरफ? मुझे बताओ मीन पोजीशन की तरफ। अब जरा सुनो, मुझे बताओ दो वेरिएबल और कौन से आ गए? ये आ गया बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आ गया बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये आ गई बेटा आपकी कौन सी फोर्स? मुझे बताओ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब जरा सुनो, अब तसल्ली से सुनना जरा। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? हुक्स लॉ ये कह रहा होता है, जरा और से सुनना, मैं पहले उर्दू में पूरी सारी बातें बता रहा हूं। हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी इलास्टिक सिस्टम के ऊपर उसकी लिमिट के अंदर फोर्स लगाओ, लिमिट के अंदर फोर्स लगाओ, तो जितना ज्यादा डिस्प्लेस कराओगे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जुमला पूरा सुनना, जितना ज्यादा डिस्प्लेस करवाओगे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन उतनी ज्यादा फोर्स से वापस आएगा। तो बताओ दो जुमले बोले थे, इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स लगाऊंगा तो जितना ज्यादा डिस्प्लेस करवाऊंगा, जितना ज्यादा क्या करवाऊंगा? मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उतनी ज्यादा फोर्स से वापस आएगा। वापस लाने वाली फोर्स कौन सी है? मुझे बताओ रिस्टोरिंग फोर्स। ये देखो, मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, मुझे बताओ साथ साथ चल रहे हो? मैंने आपसे क्या बोला? दूसरा क्या कह रहा है तुमसे? अगर तुम इलास्टिक सिस्टम के ऊपर उसकी लिमिट के अंदर फोर्स लगाते हो तो जितना ज्यादा डिस्प्लेस करवाओगे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन उतनी ज्यादा फोर्स से वो वापस आएगा, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा फोर्स से वापस आएगा। अच्छा अब एक मुझे बात बताइए, डायरेक्शन लिख पाओगे? मुझे बताओ ये तीनों चीजें वेक्टर है, तीनों चीजें वेक्टर है। मुझे बताओ अप्लाइड फोर्स कहां से कहां ले जा रही है? मुझे बताइए मेन से कहां पे? मुझे बताओ एक्सट्रीम पर। अच्छा मुझे बताओ मीन से एक्सट्रीम। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट, पिछली क्लास में हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से कहां होता है? मुझे बताओ मीन से एक्सट्रीम है। डिस्प्लेसमेंट कवर ही कहां से होना शुरू होता है? मीन पोजीशन से। और मुझे बताओ आखिरी बात, रिस्टोरिंग फोर्स कहां से कहां ले जा रही है? मुझे बताओ एक्सट्रीम पोजीशन से कहां पे? मुझे बताओ मीन पोजीशन। इसमें कोई मसला मुझे बताइए, अभी तक सब साथ ही है। मुझे बताओ
ईमानदारी से कोई झूठ नहीं बोलेगा। मुझे बताओ कि क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? किसकी मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन सेम है अपोजिट है? जल्दी बताओ। सेम है अपोजिट है? अपोजिट है तो कौन सा साइन लग गया आपके पास, माइनस। ठीक है, मैं फिर पूछ रहा हूं ये वाला रिलेशन इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए, परमानेंट के लिए? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। मैं फिर क्या, ठीक है, ये स्टेटमेंट ही पूरा का पूरा इलास्टिक की। अच्छा मुझे बात बताओ, क्या परमानेंट डिफॉर्मेशन में रिस्टोरिंग फोर्स होगी? क्योंकि वो वापस आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं आ, ठीक है, आपने उसको खींचा, वो वापस ही नहीं आएगा, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जीरो। क्लियर हुई ये बात? मेरे को सही है? हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट को मैंने सेपरेट किया। मुझे बताओ, के को मैंने सेपरेट किया, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उठा के नीचे फेंक दिया, डिवाइड किया। सही है, यूनिट लिख रहा हूँ, इसकी माइनस का साइन फिलहाल नहीं लगाया। मुझे बताओ, रिस्टोरिंग फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या बन जाएगा, मुझे बताओ, मीटर। तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट बन जाएगा। अच्छा, अच्छा लिख लो या मैं कोई एमसीक्यू डिस्कस करूँ इसमें? आप लिखो जरा पहले।
अब डिस्कस करें जरा। अच्छा मुझे बताओ, मेरे पास अगर के के बारे में बात की जाए, सारा देखना, अगर मेरे पास के के बारे में बात की जाए जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कि नेचर ऑफ स्प्रिंग के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब जरा सुनो, के का रीस्टोरिंग फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन अगर आप लोग देखें वैसे, ठीक है तो वो कांस्टेंट मुझे पता है, लेकिन मुझे बताइए कि वो रीस्टोरिंग फोर्स के साथ अपना डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास जो है दो स्प्रिंग है, पूरी बात को सुनना और अपने पास बाद में लिख लेना। मुझे बताओ मेरे पास दो स्प्रिंग है, एक है थोड़ा सा रिजिड नेचर का और एक है थोड़ा सा इलास्टिक नेचर का, ठीक है। रिजिड नेचर का मतलब वो मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और मैं बताओ इलास्टिक नेचर हल्की सी फोर्स में खिंच जाएगा, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, मेरे पास दो स्प्रिंग है, एक है रिजिड नेचर का और एक है इलास्टिक नेचर का, दोनों को मैंने सेम डिफॉर्मेशन दी, मतलब दोनों को हमने सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया, सही है। वो पूछ रहे हैं किसके लिए के की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर मैंने दोनों में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया, इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर वाली टर्म तो क्या हो गई है, सेम हो गई है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों का कांस्टेंट हो गया, सही है। मैं फिर कह रहा हूँ, जरा सुनना बस, के का रिस्टोरिंग फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और मैंने आपसे बोला दो स्प्रिंग है, रिजिड नेचर और इलास्टिक नेचर, दोनों को मैंने सेम डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, दोनों को मैंने सेम डिस्प्लेसमेंट दिया। तो मुझे बताओ किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी होगी, रिजिड वाले पे, जितनी ज्यादा अप्लाइड फोर्स उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब रिजिड वाले के ऊपर अगर मैंने ज्यादा फोर्स लगा के उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर कराया जितना इलास्टिक वाले के ऊपर है, मुझे बताओ। तो इसका मतलब अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा, तो मतलब कौन सी फोर्स भी ज्यादा, रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा। तो मैं बताऊं रिस्टोरिंग फोर्स को, बेटा नीचे वाले टर्म को कंपेयर नहीं कीजिएगा क्योंकि वो तो हो गई कांस्टेंट, उसने जब तुम्हें क्वेश्चन पूछा है उसको उसने डिस्प्लेसमेंट सेम कवर करना है, तो नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर हो गया कांस्टेंट। अब बचा क्या आपके पास, अप्लाइड फोर्स ज्यादा, तो मैंने आपसे बोला रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा, मतलब के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो मुझे बताइए रिजिड नेचर के लिए, रिजिड नेचर के लिए आपने अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाई है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा। तो रिजिड नेचर के लिए के की वैल्यू हमेशा हाई होती है, सही। और इलास्टिक नेचर के लिए हमेशा के की वैल्यू कम होती है। मुझे बताइएगा कोई मसला अगर कॉन्सेप्ट में।
अच्छा मुझे बताओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैंने जो अभी तक जितनी भी बेसिक कवर करी, इसके बाद अच्छे खासे एमसीक्यूज आएंगे जरा से। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई किसी भी सिस्टम में सिंपल हार्मोनिक मोशन उसी वक्त होगा जब आपके पास, मुझे बताइए सबसे बेसिक चीज क्या, मुझे बताओ जो हमने सबसे पहली डेफिनेशन इस चैप्टर में आते के साथ ही पढ़ी, मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट या तो आपका वाइब्रेटरी मोशन करे या ऑसिलेटरी भी कर सकता है। कोई याद दिलाएगा दोनों में फर्क क्या बताया? फ्रीक्वेंसी का है, याद है मुझे बताओ, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास कि उसका टाइम पीरियड फिक्स हो, मुझे बताओ टाइम पीरियड फिक्स होने का मतलब वो क्या हो सकता है, मुझे बताओ पीरियोडिक मोशन। अब जरा सुनना यार, टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए हर मर्तबा, हर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए, हर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फिक्स लेना पड़ेगा, उसे हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। अब जरा सुनो यहाँ पे, मुझे बताओ कि पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? पीरियोडिक मोशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट अपनी ऑसिलेशन स्टार्ट करे और हर ऑसिलेशन में उसका टाइम पीरियड फिक्स है और उसको हम लोग लेंगे फिक्स, हर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड उसका फिक्स होना चाहिए, ये हमें लेना पड़ेगा। और तीसरी चीज मुझे बताओ कि वो इस इक्वेशन को फॉलो करता हो, इस इक्वेशन को फॉलो करता हो। अच्छा आपको पता है पंजाब बोर्ड इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन प्रूव करनी है हर सिस्टम के लिए, ये इक्वेशन प्रूव करनी है। अच्छा अभी मुझे बात बताओ, ये इक्वेशन जो मैंने आपके सामने लिखी, आप लोग बताइएगा मुझे, ये बताओ ये इक्वेशन जो मैंने आपके सामने लिखी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो अभी हमने पीछे पढ़ी, मुझे बताओ ये हमने एक इक्वेशन कहां पढ़ी है हमने पीछे, ये इक्वेशन हमने यहाँ पढ़ी, मुझे बताओ ये दोनों इक्वेशन सेम है या अलग है? ये दोनों इक्वेशन सेम है बेटा, मुझसे इतना नॉलेज में इजाफा नहीं करना सर, ये लेफ्ट हैंड साइड अलग है, इतना नॉलेज में इजाफा कीजिएगा, मुझे बताइए कि क्या ये इक्वेशन सेम है या अलग? सेम है। अरे मुझे बताओ न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स मास के बराबर भाग के बराबर है ना। मुझे बताओ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो उसी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। ये देखो
जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ठीक है, असल कॉन्सेप्ट ये है कि आपने हर सिस्टम के लिए हुक्स लॉ को कंपेयर करना होता है। असल जो चीज आप लोग फर्स्ट ईयर में जो ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ते हैं, हर एक एक टॉपिक के अंदर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब याद है वो प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल वाला, ठीक है, उसको हम लोग हर एक से कंपेयर कर रहे हैं। तो हुक्स लॉ असल में हर सिस्टम में कंपेयर करवाया जाता है। तो दैट इज व्हाई आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ यूज करते हैं। हुक्स लॉ हर सिस्टम में कंपेयर करवाया जाता है, वो अप्लाई नहीं हो रहा होता, असल में हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं हर सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पर भी यही करेंगे, लेकिन आप लोगों को एट द एंड ऑफ चैप्टर हम लोग जो है ना कोई कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिसके अंदर आपके पास एमसीक्यूज अलग अलग किस्म के कंपैरिजन के लिए आते हैं। तो उसमें हम लोग उसको देखेंगे, जरा इसको देखो और उसके बाद में वो एमसीक्यूज करेंगे। अच्छा भाई, तो सबसे पहले मुझे बताइए, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन के ऊपर लगाएंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर, और उसके एमसीक्यूज करेंगे। हर सिस्टम के बेटा साथ साथ हम लोग एमसीक्यूज और उसके साथ साथ हमारे पास उसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे।
अच्छा भाई, मुझे बताओ स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर मेरे पास दो फोर्सेस थी। अब जरा सुनना यार, दो फोर्सेस का जिक्र हो रहा है, एक अप्लाइड फोर्स और दूसरी रीस्टोरिंग फोर्स। तो मुझे दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। मुझे बताओ एक अप्लाइड फोर्स के लिए, सारा लिखना, अप्लाइड फोर्स के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ लग जाएगा आपके पास, ठीक है। अप्लाइड फोर्स के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ लग जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। और रीस्टोरिंग फोर्स के लिए मुझे बताओ, रीस्टोरिंग फोर्स के लिए कौन सा लॉ लग जाएगा आपके पास, हुक्स लॉ, ठीक है। तो मुझे बताओ माइनस के एक्स। अब इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड का नेचर सेम है, तो मैं इन दोनों को क्या कराऊंगा, मुझे बताओ, कंपेयर। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड का नेचर सेम होने का मतलब दोनों का यूनिट न्यूटन है, तो मैं दोनों को कंपेयर करा सकता हूं। मुझे बताओ कंपेयर करने पे आपके पास ये चीज बन के आ जाएगी, आ जाना पहले ये बताओ, सही है। अच्छा, अब एक मुझे बात बताइए, यहां से मैंने ये फॉर्मूला अलग कर दिया, माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, ये फॉर्मूला मैंने अपने पास अलग कर दिया। अब ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई है इस सिस्टम की, स्प्रिंग मास सिस्टम की, ठीक है। अब एक मुझे बात बताइए, हर सिस्टम के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें होने जरूरी है फॉर एमसीक्यूज, या सुन लो। स्प्रिंग मास सिस्टम की एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, चार चीजें। सिंपल पेंडुलम की भी चार चीजें, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल की भी चार चीजें। मुझे बताओ चार 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 12 फॉर्मूले बन गए, ठीक है। 12 अलग अलग तरह का एमसीक्यू, ठीक है। ये चीजें मैं आपसे कह रहा था कि ऑस्सिलेशन में सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। ऑस्सिलेशन से थ्योरेटिकल एमसीक्यू नहीं बनता, ना होने के बराबर, ठीक है। न्यूमेरिकल एमसीक्यू ही बनता है, ठीक है। थ्योरेटिकल एमसीक्यू क्या ही पूछ लेगा, मुझे बताओ, थ्योरेटिकल कोई चीज है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले देखिए। तो आपके पास इसमें जो असल चीज है वो आपके पास वो फॉर्मूले है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, फॉर्मूले की लिस्ट बन जाएगी आपके पास। चैप्टर के एंड में एक फ्लो चार्ट भी बनाएंगे जिसके अंदर फॉर्मूले की लिस्ट को अलग करें। तो मुझे ये बताओ, a इक्वल्स टू माइनस के ओवर m इनटू x, ये एक्सेलरेशन आ गई किसकी, मुझे बताइए, स्प्रिंग मास सिस्टम की, ठीक है। अच्छा,
इस फॉर्मूले को यूज करेंगे आपके पास एमसीक्यू के अंदर। अच्छा मुझे बताओ, ये वाली इक्वेशन तो बनती भी हमें नजर आ रही है, मुझे बताइए कैसे। ऊपर के कांस्टेंट, नीचे मास कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ओवर कांस्टेंट के रेशो का आंसर भी क्या लिखूंगा मुझे बताओ, कांस्टेंट लिखूंगा और आगे क्या लग जाएगा मुझे बताओ, माइनस एक्स। इक्वल्स टू और कांस्टेंट हटाऊंगा तो बदले में क्या मिल जाएगा मुझे बताओ, प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये इक्वेशन तो फॉलो हो गया। अब तैयार क्या करना है इसका एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू डिक्टेट करा रहा हूं जरा जल्दी से। एक्सेलरेशन वेलोसिटी डाल दिया।